हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज की सिलेबस के अनुसार हमारी क्लास नंबर 19 है, यानी कि क्लास नंबर 19। अभी तक मैं 18 क्लासेस डाल चुकी हूँ, वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डाली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुक्ति बोध। जैसे कि कल मैंने परसों डाली थी केदारनाथ अग्रवाल, फिर मैंने नागार्जुन की डाली, और आज हम पढ़ेंगे मुक्ति बोध और दूसरा इसके साथ हम कवि लेंगे अज्ञे। इन दोनों की रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष, इनसे संबंधित बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो में ये दोनों कवि जो है ये टॉपिक जो है अपने पूरे करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास DSSB PGT हिंदी का सिलेबस है और ये यहाँ तो मैंने थोड़ा सा की ले रखा है, लेकिन DSSB PGT हिंदी और TGT हिंदी दोनों के ऊपर मैंने स्पेशल एक एक वीडियो बना रखी हैं कि आपको हमारे चैनल पर क्या मिल जाएगा और क्या कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। और उसी हिसाब से अगर हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्लास नंबर 19 चल रही है हमारी, और मैं अब एक एक यहाँ से राइटर को उठाकर पढ़ा रही हूँ। तो आज से 2 महीने पहले मैंने वो वीडियो डाली थी, लगभग 2-2.5 महीने पहले, इस सिलेबस के ऊपर कि हमारे चैनल पर क्या मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ अपने चैनल पर डाल दिया है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। हम मुक्ति बोध और उसके बाद पढ़ेंगे हम अज्ञे। तो देखते हैं इनकी रचनाएं, और रचनाएं इतनी आसान तरीके से याद करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरू करते हैं। अब एक तो TGT PGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था। जैसे आपसे बताऊं कि अभी जब HPSC PGT हिंदी का मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे यही प्रश्न पूछा था कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो TGT PGT एग्जाम में भी ये सीधे तौर पर पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अज्ञे इनको दिया गया एक उपनाम है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप वास्तव में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे ही आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और ज़्यादा एकदम ऐसे मैं भागदौड़ से तो नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ, एक एक टॉपिक करके मैं अपना सिलेबस जल्द ही करवा लूँगी पूरा। तो उसके बाद है देखना आगे के जो संक्षिप्त जीवन वृत्त है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जन्म और मृत्यु, 1911 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो भगनदूत है। तो जब आप रचनाएं याद करेंगे इनकी काव्य संग्रह, तो सबसे पहला काव्य संग्रह है भगनदूत। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है, इनका प्रथम काव्य संग्रह है, और ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से लगभग पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आगे के काव्य संग्रह हम देखेंगे और पूरी ट्रिक के साथ। पहले इनसे आगे से संबंधित बनने वाले जो प्रश्न है आपके TGT PGT एग्जाम में, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इनकी रचनाएं याद करेंगे। तो देखना, ये सारी जो रचनाएं हैं अज्ञे जी के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं, और आप जब अपने नोट्स बनाए तो इन्हें इसी क्रम से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सारी हैं, तो इसी क्रम से आप लगाएं, क्योंकि UGC नेट तक के एग्जाम में रचनाएं आपको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए आती हैं। तो आप जब रचनाओं को व्यवस्थित क्रम में ऑलरेडी लिखेंगे तो आप जब याद करेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा, क्योंकि पेपर में 4 ही रचनाएं आती हैं, उन्हें ही क्रम से लगाना होता है। तो इतना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे नोट्स में पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भगनदूत, फिर चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने कैसे याद की थी। तो मैंने भाई सारी की सारी रचनाएं जब मैंने UGC नेट की तैयारी की थी, तो चाहे कितने भी कवियों की या लेखकों की मैंने जो रचनाएं याद की, वो सभी मैंने आरोही क्रम में की थी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में।
और मैंने एक भी रचना बिना क्रम से याद नहीं की, तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई जब रचना को व्यवस्थित करना। लेकिन अब जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इस बार जब हमने 18 जून को जो पेपर हुआ था वो भी मैंने पूरा सॉल्व करवा कर अपने चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं, क्वेश्चनों की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आगे के काव्य संग्रह देखते हैं। सबसे पहले भग्न दूत। ठीक है, दूत, जो भग्न दूत होते हैं, यानी कि आप भग्न तो छोड़े, जो दूत होते हैं उन्हें कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। इतलियम मतलब इति विति, इधर उधर की कोई चिंता नहीं होती। कैसे याद रखेंगे? भग्न दूत, चिंता, इतलियम, कई बार। और ये तीनों रचनाएं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्रम से लगाने में ये तीनों जो हैं काफ़ी बार पेपर में दी जाती है। तो भग्न दूत जो होते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं होती, इतलियम। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, क्यों क्यों चिंता नहीं होती? क्योंकि वो सारा समय प्रकृति को देते हैं। हरी घास पर क्षण भर चलते हैं। बावरा अहेरी, यानी कि बावरा अहेरी यहाँ प्रभात के लिए आप मान ले, तो हरी घास पर क्षण भर वो चलते हैं बावरा अहेरी के समय। और इंद्रधनुष रोंदे हुए, जब वो हरी घास पर क्षण भर के लिए चलते हैं तो बावरा अहेरी प्रभात के समय, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इंद्रधनुष को रोंद रहे हैं। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं अरि ओ करुणा प्रभामयी, कि मतलब ओ करुणा प्रभा, मतलब प्रभामयी मतलब प्रभात के समय जो करुणा है वो कहाँ पर आती है? आंगन के पार द्वार। और फिर पूर्व में। कैसे याद रखेंगे? भगनदूत, चिंता, इतलियम। भगनदूत को दूत को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। इतलियम मतलब इति विति, इधर उधर की। हरी, क्योंकि वो हरी घास पर क्षण भर चलते हैं। बावरा अहेरी, इन्होंने प्रभात को कहा है, ये मैं ट्रिक कह रही हूँ आपको। हरी घास पर क्षण भर चलते हैं प्रभात के समय, यानी कि बावरा अहेरी। और इंद्रधनुष रोंदे हुए, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जब हरी घास पर चलते हैं तो जैसे वो इंद्रधनुष को रोंद रहे हैं। अरियो करुणा प्रभामयी, मतलब प्रभामयी जब प्रातः काल जो समय होता है, अरियो करुणा प्रभामयी। ठीक है, प्रभात का जो समय होता है वो करुणा भरा हुआ होता है। और आंगन के पार द्वार, पूर्व में कौन सी प्रभात आती है? सूर्य की। तो मैंने ना एक पिक्चर सी अपने मन में बना रखी थी कि जैसे कि आंगन है और इस आंगन के अंदर प्रभात के समय का ये धूप आ रही है और ये हरी घास है, इस पर बावरा अहेरी यानी कि प्रभात के समय जो भगन दूत है ये चल रहे हैं। मैं इस तरीके से ना, इस प्रकार से अपनी ट्रिक अपने दिमाग में बना लेती हूँ, कुछ ऐसा सा दृश्य। ठीक है, तो मुझे कभी भी रचनाएं ऐसे याद, और वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर इससे अच्छे आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप जरूर याद कर लें। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भगन दूत, दूत को कोई चिंता नहीं है, इति विति, इधर उधर की, क्योंकि वो घास पर हरी घास पर क्षण भर के लिए चलता है बावरा अहेरी के साथ। आप ऐसे जोड़ लें, हरी घास पर क्षण भर चलता है बावरा अहेरी के साथ। और जब दोनों हरी घास पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंद्रधनुष को रोंद रहे हैं। करुणा प्रभामयी की, प्रभात की जो करुण प्रभा है यानी कि जो प्रकाश है उसे रोंद रहे हैं। वो प्रकाश कहाँ है? आंगन के पार द्वार, मतलब वो घास पर कहाँ चल रहे हैं? आंगन के पार द्वार, पूर्व की तरफ। आंगन के पार द्वार, वो अपने आंगन के पार द्वार पूर्व की तरफ हरी घास पर चल रहे हैं अपनी बावरा अहेरी के साथ। और फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष वो रोंद रहे हैं प्रभात के समय। ठीक है, तो ये आप 2-4 बार इस ट्रिक को करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर क्या है? पूर्व में क्या है भाई? सुनहले शैवाल हैं, यानी कि ये एक बहुत अच्छा सा समुंदर है। ऐसे याद कर सकते हैं कि ये समुंदर है, समुंदर में यहाँ पानी भरा हुआ है, इस पर हरे हरे शैवाल हैं और इसमें नाव चल रही हैं। कितनी नाव में कितनी बार, कौन? ये दूत कितनी नाव में कितनी बार बैठकर इस समुद्र की क्या करता है? शैवाल की यात्रा करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि मैं इस शैवाल को जानता हूँ, मुझे इस शैवाल का डर नहीं लगता। सागर मुद्रा, मैंने सागर की मुद्रा देखी है, मैं सन्नाटा बुनता हूँ। कह रहा कि मैं समुद्र को देखकर मैं भी सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के कह रहा कि इस समुद्र सागर मुद्रा को देखने से पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे खड़ा होकर, और नदी की बांक पर छाया ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि सुनहले शैवाल कितनी नाव में कितनी बार, मतलब नाव है
और नाव के नीचे क्या आ रहा है, ये शैवाल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और वो भगनदूत कह रहा है कि उसे मैं जानता हूँ शैवाल को, क्योंकि मैंने, शैवाल कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कह रहा है कि मैंने सागर मुद्रा में देखा है, और वो सन्नाटे की तरह, मतलब समुद्र जब शांत रहता है तो उसमें सन्नाटा छाया हुआ होता है। कह रहा है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, भाई ये के पेड़ है, इसके नीचे बैठकर पहले वो सन्नाटा बुनता है महावृक्ष के नीचे। इसके पड़ोस में नदी बह रही है, नदी की बाँक पर छाया, मतलब ये नदी है, नदी के यहाँ पर एक, ये नदी है, नदी पर यहाँ पर एक पेड़ है, इसके नीचे बैठकर महावृक्ष के नीचे और नदी की बाँक पर छाया, और उस पर बैठ के सन्नाटा बुनता है। फिर यहाँ समुंदर है, उस समुंदर को देखता है और उस समुंदर को जानता भी है। ठीक है, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो आई होप इतना करने के बाद आप ना, ये रचनाएं आपको तुरंत ध्यान में आ जाएंगी कि मैम ने बताया था कि आगे की ऐसे ऐसे रचनाएं आपको याद करनी है। तो ये मेरी तरफ से एक ट्रिक थी। आप पढ़ लेते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आगे से बनते हैं। आगे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं, यानी कि अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। पॉइंट नंबर 1, आगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। अब आगे का स्थान, अब जब हम, ये एक हमारे पास आधुनिक काल है। हमारे हिंदी साहित्य को आपको पता है 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और नंबर 4 पर आता है आधुनिक काल। जब आधुनिक काल को हम गद्य खंड और पद्य खंड के हिसाब से जब 2 भागों में बांट लेते हैं, तो गद्य खंड के अंतर्गत आपके कहानी, नाटक, उपन्यास आ जाते हैं, और पद्य खंड के अंतर्गत आते हैं आपके सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद आता है द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, और फिर प्रगतिवाद, और उसके बाद आता है प्रयोगवाद। तो आज जो हम कवि पढ़ रहे हैं ये प्रयोगवाद का कवि है अज्ञे। ठीक है, तो आगे को प्रयोगवाद का तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। अब आगे की चर्चित कविताएं, अभी अब हमने पढ़ी थी, यहाँ पर ये सारे काव्य संग्रह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो काव्य संग्रह है इसके अंतर्गत अनेकों कविताओं का संकलन आपको मिलेगा, तो इसलिए इनको काव्य संग्रह कहा जाता है। ये सारे काव्य संग्रह है 16-17, और आपको ध्यान रखना है कि आगे को अस्तित्ववादी कवि कहा जाता है, और ये प्रयोगवाद के कवि हैं, और नई कविता का श्लाघा पुरुष भी इसे कहा जाता है। आगे की चर्चित कविताएं कौन सी हैं? असाध्य वीणा, जैसे कि एमए के कोर्स में भी लगी हुई है ये, कलगी बाजरे की, और ये दोनों आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी हैं। सांप, नदी के दीप, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह है दीप अकेला। तो ये दीप अकेला, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, ये आगे का है। और हरी घास पर क्षण भर, ये तो पहले आपका ऊपर आ ही गया था। तो असाध्य वीणा कि अब आपको ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं कैसे याद करेंगे। असाध्य वीणा बजाते हैं कलगी बाजरे की, मतलब असाध्य वीणा पर कलगी लगी हुई है बाजरे की, और असाध्य वीणा बजाकर सांप को बुलाते हैं। कहाँ पर? नदी के द्वीप पर, और नदी के द्वीप पर हरी घास फैली हुई है, और जितना तुम्हारा सच है वो शब्द और सत्य, मतलब हरी घास पर क्षण भर क्या है वहाँ पर? एक दीप अकेला। ठीक है, ये आप ट्रिक बना सकते हो, और जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, इन्हें तुम वैसे याद कर सकते हैं, ठीक कर सकते हो। तो असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है, मतलब अहंकार का त्याग करना। असाध्य वीणा का यही एक मूल भाव है कहने का कवि का, तो ये आपको ध्यान रखना है, असाध्य वीणा। मुक्तिबोध, अब हम दूसरा कवि पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध, जैसे कि मैंने थंबनेल पर डाला हुआ है कि हम इस वीडियो में मुक्तिबोध यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका भी पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। DSSB PGT TGT हिंदी में ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है कि गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन में मुक्तिबोध भी हो सकता है और गजानन माधव भी हो सकता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, जिस तरीके से जब भी आपने अभी पढ़ा था कि आगे जो हैं ये एक अस्तित्ववादी आस्था में विश्वास रखते हैं, वहीं पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं ये गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी इन्हें कहा जाता है।
तो मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम बचता है जहाँ पर इन दोनों रचनाओं से कोई प्रश्न न पूछा जाए। तो मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित है और दो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 चांद का मुंह टेढ़ा, इन दोनों के आपको सन भी याद रखने हैं। ये 1964 में प्रकाशित हुई और भूरी भूरी खाक धूल ये 1980 में। एक बात और बता देती हूँ, जब मैंने HPSC PGT हिंदी का इंटरव्यू दिया तब भी मुझसे ये दोनों रचनाएं पूछी गई थी और ये दोनों रचनाएं मैंने बता दी थी। तो भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं। मुक्तिबोध की जो चर्चित कविताएं हैं ये हम देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकदूल, दोनों रचनाएं आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की हैं। अब जैसे कि ये इनके काव्य संग्रह हैं दोनों, और मुक्तिबोध की जो चर्चित कविताएं हैं वो हम देख लेते हैं। अंधेरे में, ये भी एक बहुत ही लंबी कविता है। ब्रह्म राक्षस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है। अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अब ऐसे ही पूछते हैं, देखो भूल गलती ये भी शायद UGC नेट के सिलेबस में है, और अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस ये कविता भी आपके UGC नेट में दी गई है। तो यही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतलब ये अभी तक पढ़े थे हमने, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। और मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं, सिंगल कविताएं, वो है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। ये जो 4 कविताएं ये काफ़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में, कल्पना क्या थी, पत्रिका, उसमें 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। यानी कि अंधेरे में जो कविता है इसका जब सबसे पहले प्रकाशन हुआ कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में, तो अंधेरे में नाम से नहीं हुआ था। सबसे पहले इसका प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में, इस नाम से इस कविता का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखना है पत्रिका भी और प्रकाशन वर्ष भी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि किसी मंझे हुए कलाकार की कोई स्केच बुक हो। ठीक है, तो ये बात किसने कही, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के काव्य संकलन के बारे में। आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने चांद का मुंह टेढ़ा है इस काव्य संकलन को क्या कहा। तो क्या कहा, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक। फिर आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किस कवि की रचना को कहा है। तो मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता को कहा है। ठीक है, अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। अब हम बात करेंगे सिर्फ अंधेरे कविता की, जिसके बारे में अनेक प्रकार से अलग अलग आलोचकों ने अपनी अपनी राय देकर अपना अपना मत दिया इस कविता के बारे में। तो शमशेर बहादुर ने क्या कहा, ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का और स्वतंत्रता के बाद का दहकती इस्पाती दस्तावेज है अंधेरे में। ठीक है, और अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति और एक तरफ इकट्ठा हमारा राष्ट्रवाद, तो दोनों का इन्होंने क्या किया है, एकीकरण किया है। और इस कवि अंधेरे में कविता में हमारी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का दहकता हुआ एक इस्पाती दस्तावेज है। ठीक है, ये बात किसने कही, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह ने। और अगली जो इस अंधेरे कविता के बारे में कथन कहा वो रामविलास शर्मा का है। तो इन्होंने अंधेरे नामक कविता को क्या, अपराध भावना का अनुसंधान, ये रामविलास शर्मा ने कहा। और नामवर सिंह ने क्या कहा, अस्मिता की खोज, अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता को नामवर सिंह ने क्या कहा, तो कहा अस्मिता की खोज। ये आपको ध्यान रखना है, किसी का भी कथन आपके पेपर में पूछ सकते हैं। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभाकर माचवे ने इसे एक लावा कहा है। और रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, आरक्षित जीवन की कविता। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन
पतन और आंदोलन के बीच अपने रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है। ये सारी बात अंधेरे में कविता के बारे में आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कही है। तो मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैटेंसी में की है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना को क्या कहा है, तो फैटेंसी का मतलब कल्पना होता है। और मुक्तिबोध ने फैटेंसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया। फैटेंसी को क्या कहा है मुक्तिबोध ने, कि ज्ञान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। दूसरा, फैटेंसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हैं। ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधाता के ही नियम होते हैं। तो ये मतलब एक कहावत है। मुक्तिबोध ने फैटेंसी के बारे में अपनी परिभाषा दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने दी है। तो बने रही इसी प्रकार से क्लास लेते रहिए हमारे साथ DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देखने से वंचित ना रहें।